पार्ट में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट प्रिज्मेटिक मेंबर, स्ट्रेसेस इन शॉर्ट प्रिज्मेटिक मेंबर विद अननोन प्रिंसिपल एक्सिस। इससे पहले हमने जो शॉर्ट प्रिज्मेटिक मेंबर का टॉपिक कवर किया था, या अब तक हम जितने भी स्ट्रेसेस पढ़ रहे थे वो सारे के सारे हमारे पास थे नॉन प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे व्हाट आर प्रिंसिपल एक्सिस, देन हमारे पास अननोन प्रिंसिपल एक्सिस क्यों आती है और कौन से सेक्शन में आती है और उनके अबाउट हमारे पास मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है। हम कंपेयर करेंगे नॉन प्रिंसिपल एक्सिस है अननोन प्रिंसिपल एक्सिस के फार्मूले को, और उसके बाद इसमें हमारे पास मेन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया यूज होता है, जो कि इससे पहले हमने यूजुअली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा था, लेकिन उसको फाइंड करने का तरीका थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद हम इस पे बेस्ट एक एग्जांपल करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से। प्रिंसिपल एक्सिस को हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है, कि जब हमारे पास मेंबर किसी एक सेक्शन दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो तो वही हमारे पास उसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस का सेंट्रोइडल एक्सिस होना लाजमी है। प्रिंसिपल एक्सिस इसमें हमारे पास ये मेंबर दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यही इसकी क्या है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास ऐसी दो ऑर्थोगोनल एक्सिस को कहते हैं, टू ऑर्थोगोनल एक्सिस, जिनके अबाउट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो हो। हमारे पास इन दोनों के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा और इन दोनों का आपस में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। इन केस हमारे पास कोई ऐसा मेंबर जो कि हमारे पास वन एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो, जैसे कि हम मोस्ट ऑफ द केसेस टी सेक्शन ले लेते हैं या आई सेक्शन ले लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या है वन एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यही जो हमारे पास वन एक्सिस है ये इसकी क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, और दूसरी एक्सिस सेंट्रोइडल भी होगी और इसके परपेंडिकुलर भी होगी। तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस तो बहुत सी एक्सिस हो सकती हैं, यहाँ से, लेकिन जो इसके सेंट्रोइड से पास होगी वही हमारे पास दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो इन दोनों केसेस में हमारे पास जब मेंबर एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो या दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो तो हम प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जब मेंबर किसी एक एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल ना हो, जस्ट लाइक चैनल सेक्शन, ये चैनल सेक्शन होते हैं हमारे पास, ये अगर एल सेक्शन ले लें हम, इस केस में ये फॉर एग्जांपल ये इसका सेंट्राइड है। अब ये हमें पता है कि दोनों एक्सिस सेंट्राइड से पास होंगी, आपस में परपेंडिकुलर होंगी, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। ये दो एक्सिस इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, किसी भी तरह हमारे पास हो सकती है, लेकिन हमें ये नहीं पता इनके बारे में, हम इनको लोकेट नहीं कर सकते क्योंकि ये सिमेट्री नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक्सिस सिमेट्री से लोकेट करते थे, इनके साथ सिमेट्रिकल में। तो अब तक हम जितने भी वो पढ़ रहे थे मूवमेंट्स अबाउट सिमेट्रिकल मूवमेंट पढ़ रहे थे या मूवमेंट और फ्लेक्सर स्ट्रेसेस पढ़ रहे थे या जो भी पढ़ रहे थे, उसमें हम जो सेक्शन एज्यूम करते थे वो मिनिमम एक सेक्शन के अबाउट क्या होता था सिमेट्रिकल होता था। लेकिन इस केस में हमारे पास अब हम पढ़ेंगे नॉन सिमेट्रिकल मेंबर या अननोन प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस केस में हमारे पास फार्मूला जो होगा हमारा मॉडिफाई हो जाएगा। इनको सॉल्व करने का हमारे पास बेसिकली दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मेरे पास ये सेक्शन है, मैं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस को लोकेट कर दूं। प्रिंसिपल एक्सिस की प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा, तो उस प्रॉपर्टी को यूज करके मैं प्रिंसिपल एक्सिस निकाल सकता हूँ। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दूं और मैं इसके जब मूवमेंट इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट लग रही हो, मूवमेंट इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट लग रही हो, लेकिन मैं उसके डायरेक्ट विदाउट यूजिंग प्रिंसिपल एक्सिस मैं डायरेक्ट उसका क्या कर लूं स्ट्रेसेस फाइंड कर दूं। तो हम सेकंड वाला फार्मूला प्रेफर करेंगे कि हमारे पास मूवमेंट सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट लग रही होगी और हम प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड किए बगैर डायरेक्ट स्ट्रेसेस फाइंड करेंगे। तो उस केस में हमारे पास हमारा जो फार्मूला है उसकी डेरिवेशन इजी सी है, तो वो बुक में है, आप देख सकते हैं। हम जस्ट फार्मूला लिखते हैं और उसके प्लस और माइनस एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई प्लस सी है। इस केस में हमारे पास मूवमेंट किस के अबाउट लग रही है सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट लग रही है। तो हमारे पास यहाँ पे जब हम इसको ड्राइव करते हैं बी ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उस वक्त हमारे पास फार्मूला बन जाता है पी बाई ए माइनस एम जेड इंटू आई वाई प्लस एम वाई इंटू आई वाई जेड डिवाइडेड बाई आई वाई इंटू आई जेड माइनस आई वाई जेड होल स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी है बी की वैल्यू है, ये माइनस के साथ बी की वैल्यू है इंटू वाई, और प्लस सी की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आ जाती है एम वाई इंटू आई जेड डिवाइडेड बाई आई वाई इंटू आई जेड माइनस आई वाई जेड होल स्क्वायर और प्लस एम जेड इंटू आई वाई जेड। ये उस केस में जब हमारे पास मूवमेंट किन के अबाउट लग रही है सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट लग रही है। अब यही सेंट्रोइडल एक्सिस अगर हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होती इन केस ऑफ सिमेट्रिकल मेंबर, अगर हमारे पास ये सिमेट्रिकल मेंबर है,
इस केस में हमारे पास जो सेंट्राइडल एक्सिस है वही हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये फार्मूला इस पे भी एप्लीकेबल है, जो हम इससे पहले पढ़ रहे थे उस पे भी एप्लीकेबल है। किस तरह, जब हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, सेंट्राइडल एक्सिस ही प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, तो हमारे पास आई वाई जेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमने पढ़ा होगा सिमेट्रिकल मेंबर आई वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, यही प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन भी है। तो आई वाई जेड इक्वल टू जीरो यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, आई वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास बच जाएगा माइनस एम जेड इंटू आई वाई डिवाइडेड बाई आई वाई इंटू आई जेड, प्लस यहाँ से ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, एम वाई इंटू आई जेड डिवाइडेड बाई आई वाई इंटू आई जेड के साथ और आई वाई के साथ कैंसिल। तो सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए माइनस एम जेड डिवाइडेड बाई आई जेड इंटू वाई और प्लस एम वाई इंटू आई वाई डिवाइडेड बाई इंटू जेड। यही हमारे पास फॉर्मूला था इनका ऐसा कंबाइंड स्ट्रेसेस के। हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा फ्लेक्सियल ड्यू टू मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस प्लस सिग्मा फ्लेक्सियल ड्यू टू मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस। लेकिन उस केस में हमारे पास क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंट्राइडल एक्सिस हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस थी। लेकिन हमारे केस में जब ये नहीं है, हमारे पास हमारा फॉर्मूला ये इस तरह डिराइव हो जाएगा। इन केस अगर आप एग्जाम में ऐसे लिखें और भूल जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आई बाई जेड इक्वल टू जीरो पुट करके अपने फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। अगर इसके साथ सेम आ रहा है तो मतलब आपने फॉर्मूला सही लिखा हुआ है। और इनके इसके कुछ टिप्स हैं, या ये कह सकते हैं कि हमारे पास मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस जो है जब लगती है तो हमारे पास फॉर्मूले के साथ माइनस आता है, तो वो वाला माइनस हमारे पास ये है, ये बाहर माइनस लगेगा। इसके अलावा जब एम वाई बाई आई वाई होता था तो उस वक्त हमारे पास क्या होता था, प्लस का साइन होता था। इसके अलावा जब यहाँ पे मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस आ जाती है तो अपोजिट मूवमेंट हमारे पास मूवमेंट अबाउट वाई आ जाती है। जब यहाँ पे मूवमेंट अबाउट वाई आती है तो उसके अपोजिट हमारे पास मूवमेंट अबाउट जेड आती है। और आई वाई जेड ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, आई वाई जेड माइनस आई वाई जेड होल स्क्वायर, आई वाई इंटू आई जेड माइनस आई वाई जेड इंटू होल स्क्वायर। और यहाँ पे आई वाई आ रहा है जब मूवमेंट अबाउट जेड आ रही है तो आई वाई आ रहा है, जब मूवमेंट अबाउट वाई आ रही है तो आई जेड आ रहा है। और उसके अलावा ये मूवमेंट अपोजिट और ये दोनों में हमारे पास सेम है, आई वाई जेड आई इंटू वाई जेड। इस केस में हमने सिंपल क्या करना है, अपनी मूवमेंट्स अबाउट सेंट्राइडल एक्सिस फाइंड करनी, जो हमारे पास गिवन होगी, एम जेड गिवन होगा, पी ए आई वाई जेड। सिंपल हमने इस केस में वैल्यूज को क्या करनी है, पुट करनी है। और इसी केस में फिर हमने न्यूट्रल एक्सिस को भी लोकेट करना होगा। न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट करना हमने सीखा होगा, हमने इसी इक्वेशन को इसमें सब कुछ पुट कर देंगे एक्सेप्ट वाई एंड जेड। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी इन पैरामीटर सिग्मा वाई जेड। और फिर हम वाई जेड को अरेंज कर देंगे किस में, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, 1 इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई बी। और यहाँ से ए और बी प्लाट करके हम अपनी न्यूट्रल एक्सिस को प्लाट कर दें। और स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम भी वो हमने शॉर्ट प्रिज्मेटिक मेंबर के पहले पार्ट में डिस्कस की थी कि हमने क्या करना है, बाउंड्रीज के तमाम पॉइंट पे हमने ये जो इक्वेशन फाइंड की होगी इन टर्म ऑफ वाई जेड, उसमें हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है बाउंड्रीज के तमाम पॉइंट की, ये वाले और यहाँ पे जो स्ट्रेस आ रहा है उसको अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, अपने डायग्राम में प्लॉट करना है। ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस केस में बड़ा सिंपल ये डिफरेंस है कि अब हमारे पास मेन फार्मूला चेंज हो गए। उस वक्त हमारे पास फार्मूला सिंपल था, अब सिंपल हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है, बाकी सारे प्रोसेस हमारे पास सेम रहेंगे। तो अब हम इस पे बेस एक एग्जाम्पल करते हैं, लेकिन एक एग्जांपल करते हैं उसी में हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करेंगे। हमारे पास उसमें हम आई वाई और आई जेड नहीं फाइंड कर रहे थे, वो हमने पहले पार्ट में किया हुआ भी है और वो थोड़ा सा सिंपल भी है। हम सिर्फ उसमें आई वाई जेड फाइंड करेंगे और बाकी प्रॉपर्टीज इसी तरह लिखेंगे। सो हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल सेक्शन है ना, कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है ना, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। सबसे पहले हमारे पास इसके एक्स सेंट्राइड, वाई सेंट्राइड, आई वाई और आई वाई जेड, और आई जेड, आई वाई एंड आई वाई जेड निकालना है। पी दिया हुआ है -10 किलो न्यूटन। तो सबसे पहले अगर लेट्स सपोज मैं इसका जेड बार निकाल रहा हूँ, इस पूरे एक्सिस का जेड बार क्या होगा और देन वाई बार क्या होगा। तो स्टार्ट लेते हैं वाई बार से। वाई बार इज इक्वल टू, लेट्स एज्यूम ये हमारे पास एरिया नंबर 1 है और ये हमारे पास क्या है, एरिया नंबर 2 है। और मैं अपनी रेफरेंस एक्सिस बॉटम ले रहा हूँ और फिर साथ में ये ले रहा हूँ, मतलब इस तरफ से मैं नहीं, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक ये एक्सिस ले ली, एक ये एक्सिस ले ली। वाई बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। तो हमारे पास a1 60 मल्टीप्लाई बाई 10 600 इंटू y1। इसका y1 रेफरेंस एक्सिस से, तो रेफरेंस एक्सिस से हमारे पास ये 10 की हाइट पर है तो इसका y1 हो जाएगा 5 और प्लस a2 हमारे पास कितना आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 10, ये भी 600 इंटू इसका हमारे पास y बार। तो इसका y बार इसके हाफ पे लाई करेगा 60 के हाफ पे यानी कि 30 पे, और रेफरेंस एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ तक कितना है 10, हमारे पास यहाँ तक 10 है और फिर यहाँ पे 30 यानी कि ओवरऑल 40 और डिवाइडेड बाई
A1 प्लस A2 यानी कि 1200। तो यहाँ से जब हम अपना वाई सेंट्राइड निकालेंगे तो आ जाएगा ऑलमोस्ट 26.54, यहाँ से लेके यहाँ तक 26.54 मिलीमीटर। देन हम जेड सेंट्राइड निकालते हैं। जेड सेंट्राइड इज इक्वल टू A1 इंटू Z1 प्लस A2 Z2, A1 इंटू Z1 प्लस A2 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। तो जेड सेंट्राइड हमारे पास आ जाएगा A1 600 इंटू Z1 हमारे पास क्या है, यहाँ से लेके इसके हाफ तक का डिस्टेंस, तो ये अब तो हमारे पास 30 आ जाएगा, इसका हाफ 30 पे लाइक करेगा और ये दोनों सेम है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30 पे आ जाएगा 600 इंटू 30 और प्लस A2 भी हमारे पास कितने है 600 और इसका सेंट्राइड जेड एक्सिस हमारे पास रेफरेंस एक्सिस हमारे पास ये है और इसका जेड जो है इसके हाफ पे लाइक करेगा यानी कि 5 पे और डिवाइडेड बाई वही 600 प्लस 600 1200। तो इस से जो जेड सेंट्राइड की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 16.54 मिलीमीटर। अब हमारे पास यहाँ से हम 16.54 उस तरफ भी जा सकते थे, इस तरफ भी जा सकते थे। हमने z को माइनस जेड नहीं यूज किया, हमारे पास नेगेटिव में लाइक कर रहा था, तो इसका ये है कि हमारे पास इतना तो हमें पता है कि इसका सेंट्राइड इस तरफ पे लाइक करेगा, तो हमने जो रेफरेंस एक्सिस यूज किया उससे नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में z पॉजिटिव की तरफ क्या लाइक करेगा, सेंट्राइड लाइक करेगा। z बार इक्वल टू 16.54 मिलीमीटर। देन i बाय i z iy is equal to hb cube, iy is equal to iy centroid 1 plus iy centroid 2 plus a1 into d1 का स्क्वायर और प्लस a2 into d2 का स्क्वायर या y2 का स्क्वायर भी हम कह सकते हैं। सो iy is equal to i1 y1 hb cube divided by 12, h 60 b हमारे पास कितना है 10 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस h कितना है हमारे पास 60, b कितना है 10 डिवाइडेड बाई 12, a1 हमारे पास कितना है 600 और हमारे पास इन दोनों की सेंट्राइड के दरमियान का डिस्टेंस, तो हमारे पास ये आ गई मेन सेंट्राइड और हमारे पास ये आ गई इस एक्सिस की सेंट्राइड जो कि हमारे पास 5 पे लाई करेगी बॉटम से। तो ये बॉटम से हमारे पास कितना है, बॉटम से कितना था 26.54 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 26.54 माइनस 5, क्योंकि हमने यहाँ तक जाना है तो माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस हमारे पास 600, a2 भी हमारे पास 600 है और इसका सेंट्राइड हमारे पास कहाँ पे लाई करेगा 30, टॉप से 30, तो टॉप से लेके यहाँ तक हमारे पास कितने 53.46, 53.46 ये है। अगर इससे मैं ये वाला 30 निकाल दूँ तो मेरे पास ये वाला y बच जाएगा, ये इस तरह है ना, ये हमारे पास ये 30 है और ये y बार, इन दोनों के एक्सिस के दरमियान का डिस्टेंस, तो 53 टोटल हमारे पास 53.46 है, 53.46 माइनस 30 होल स्क्वायर। तो इससे अगर हम आई वाई बार निकाल लें तो वो हमारे पास हमने लिखा वो 387,756 आ जाएगा। देन आई जेड बार निकालते हैं, आई जेड इक्वल टू आई जेड बार 1 प्लस आई जेड बार 2 प्लस a1 इंटू d1 का स्क्वायर प्लस a2 इंटू d2 का स्क्वायर। d1 और d2 हमारे पास क्या है, दोनों की सेंट्राइडल एक्सिस के दरमियान का डिस्टेंस है। हमारे पास आई जेड 1 क्या हो जाएगा bh क्यूब डिवाइडेड बाई 12, 60 इंटू 10 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, b इंटू h क्यूब, h इंटू b क्यूब, ये हमारे पास हो जाएगा h इंटू b क्यूब। हाइट इसकी 10 है और बेस हमारे पास कितनी है 60, h इंटू बी क्यूब, इसकी हाइट 60 और बेस हमारे पास कितनी है 10, एच बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12, एच बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस बी एच क्यूब 10 इंटू 60 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। a1 हमारे पास इसका भी 600 है और दूसरे का भी 600 है, d1 का स्केल, इन दोनों की z एक्सिस, तो हमारे पास ये वाली जो है हमारे पास इधर से कितने पे लाइक कर रही है 43.46 पे, और इसका जो सेंट्राइड होगा इसके हाफ पे लाई करेगा यानी कि यहाँ तक 30 हो, तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा d1 हो जाएगा 43.46 माइनस 30 होल स्क्वायर। देन हमारे पास प्लस 600 इंटू d2, तो हमारे पास ये आ गया, इधर से लेके इधर तक डिस्टेंस कितने हमारे पास 16.54
और हमारे पास इसका जो वाई एक्सिस होगी वो हमारे पास यहाँ पे लाई करेगी, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितना है 5, और ये हमारे पास हमारा D2 हो जाएगा। तो 16.54 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो इससे जब हम आई जेड कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 807 × 756 मिलीमीटर पावर 4। अब हमारे पास कैलकुलेट करते हैं आई वाई जेड। इन दोनों से कैलकुलेट करना आसान भी होता है, लेकिन इससे पहले हमने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड 1 में या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड 2 में इसको यूज़ नहीं किया, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होता है, आई वाई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई जेड इंटू डी। ये हमारे पास इंटीग्रेशन फॉर्म में आ गया। अगर हम इसके बारे में एक प्रॉपर्टीज ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस इज इक्वल टू 0। सिमेट्रिकल एक्सिस या सिमेट्रिकल एक्सिस के सेंट्रोइडल एक्सिस जो हमारे पास होते हैं उनका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 होते हैं। ये हम प्रिंसिपल एक्सिस भी इनको कहते हैं। तभी हमारे पास इनके अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट हमारे पास इनका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 होता है। रेक्टेंगल का सेंट्राइडल हमारे पास सेंट्राइडल प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्राइड 0 हो जाएगा। ट्रायंगल का हमारे पास अगर ये वाली होगी जो कि हमारे पास एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट अगर एक एक्सिस के अबाउट भी मेंबर सिमेट्रिकल हो तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्राइड 0 हो जाता है। रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, सर्कल का हमारे पास 0 होता है। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास ऐसी शेप्स हैं जो हमारे पास मिनिमम एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, टी सेक्शन हो गया, आई सेक्शन हो गया, तो उनका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमारे पास अबाउट सेंट्राइडल एक्सिस 0 होता है। लेकिन इन केस में आप देखें हमारे पास इसके सेंट्राइडल एक्सिस के अबाउट इसका प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, इसका भी 0 होगा। लेकिन हमने तो इनके अबाउट तो नहीं फाइंड करना, हमने क्या करना है, हमारी मेन सेंट्राइडल एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। तो इस केस में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, वही हमारे पास तो हमने सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे यूज किया था। क्या था, आई वाई जेड इज इक्वल टू आई वाई जेड ऑफ सेंट्राइडल 1 प्लस आई वाई जेड अबाउट सेंट्राइड ऑफ 2 प्लस ए, वहां पे क्या था d1 का स्क्वायर या प्लस d2 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए वाई जेड ऑफ 1 प्लस ए वाई जेड ऑफ 2। इस केस में हमारे पास ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि हमारे पास ये दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है। ये दोनों शेप्स, 1 शेप भी सिमेट्रिकल है, 2 शेप भी सिमेट्रिकल है। लेकिन हमारे पास क्या बचेगा, ए वाई जेड 1 ए वाई जेड 2। और इस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमारे पास जब डिस्टेंस नेगेटिव भी आ रहा था हमारे पास, तो हम d1 का स्क्वायर था तो उस पर हम बड़ी टर्म से छोटी टर्म माइनस कर देते थे। 16.54 से हमने 5 माइनस कर देते। लेकिन इस केस में अगर लेट्स सपोज हमें 5 से 16 माइनस 16.54 भी होता तो हमारे पास उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास d1 का स्क्वायर था। लेकिन यहाँ पे हमने y और z, अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लेना होगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लेना होगा। वो हमें किस तरह पता चलेगा कि अगर हमारे पास डिस्टेंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वो हमारे पास नेगेटिव होगा। इसको हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू मजीद एक्सप्लेन करते हैं। आई वाई जेड इज इक्वल टू a1 हमारे पास कितने हैं, 600 इंटू जेड बार। लेट्स सपोज हम पहले वाई बार लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन जेड एक्सिस, तो वाई बार हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसके और इसके दरमियान का डिस्टेंस। तो अगर आप देखें तो हमारे पास इस एक्सिस से ऊपर वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इससे नीचे आ रहा है तो इससे नीचे मतलब ये क्या है, ये डिस्टेंस हमारे पास नेगेटिव आना चाहिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 26.54। हम इसको 26.54 या -5 भी लिख सकते थे। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे होते तो उसमें अगर ये डिस्टेंस हमने जब लिया था तो इसके ऊपर क्या आ रहा था, स्क्वायर आ रहा था। इस वजह से हमने उसको 26.54 -5 लिखा था। स्क्वायर की वजह से इसके नेगेटिव साइन में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब ये देखें हमारे पास y एक्सिस इधर से ऊपर क्या है, इधर से ऊपर हमारे पास डिस्टेंस पॉजिटिव, तो यहाँ से नीचे हमारे पास जो भी डिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 5 माइनस 26.54 a y और z हमारे पास क्या है, इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का z हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस। तो हमारे पास इसकी सेंट्राइडल एक्सिस यहाँ पे 30 पे लाई कर रही है और साथ में z मिला के इसकी सेंट्राइडल एक्सिस तक, और टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितने 43.46। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन हमारे पास z यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, इस एक्सिस के इधर पॉजिटिव है, ये डिस्टेंस इस एक्सिस के इधर लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा 43.46 माइनस 30।
ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 30 है, 43.46 माइनस 30 तो हमारे पास z आ जाएगा। ये a1 को हो गया 600 और a2 हमारे पास क्या हो जाएगा 600 इंटू वाई, दूसरे उसका y। तो हमारे पास इसकी सेंट्राइडल एक्सिस यहाँ इधर कहीं पे लाई करेगी, ये हमारे पास इसकी सेंट्राइडल एक्सिस यहाँ पे लाई कर देगी, लेट्स अज्यूम यहाँ पे लाई कर देगी और वाई सेंट्राइड हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव, हमारे पास इधर से पॉजिटिव में लाई कर देगी, जेड एक्सिस से ऊपर वाई हमारे पास पॉजिटिव होता है कि पॉजिटिव में लाई कर देगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 53.46, यहाँ तक 53.46 है, तो 53.46 माइनस 30, 53.46 माइनस 30। ये देखिए हमने 5 माइनस 26.54 इसलिए लिया है, हमारे पास ओवरऑल आंसर नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव में लाई कर रहा है, लेकिन इसको हमने 53.46 माइनस 30 लिखा है क्योंकि इसका आंसर हमें पॉजिटिव चाहिए, ये पॉजिटिव रीजन में लाई कर रहा है। देन हमारे पास जेड बार, तो जेड बार हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास ये डिस्टेंस कितने हैं 16.54 और ये हमारे पास इसका जो z एक्सिस है वो यहाँ से 5 पे लाई करेगी 10 के हाफ पे, तो ये हमारे पास z हो जाएगा। अब देखें हमारे पास इस एक्सिस के इस तरफ z पॉजिटिव था, तो मतलब उस तरफ z क्या है नेगेटिव है, इस रीजन के उस हाफ पे z नेगेटिव है, तो मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 16.54। अब हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक माइनस इधर से आ रहा है और इधर से भी एक माइनस आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ये दो नेगेटिव है। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, दोनों हमारे पास नेगेटिव होकर ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास आ रहा है माइनस 23 इंटू 0 इंटू 1 टू माइनस 223 इंटू 077 मिलीमीटर पावर 4। ये हमारे पास थी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास इस सेक्शन के लिए जरूरी थी। इसके अलावा हमारे पास पी का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, पी का मैग्नीट्यूड हमारे पास गिवन है -10 किलोन्यूटन, और उसके अलावा हमारे पास क्या चाहिए इसेंट्रिसिटी चाहिए फॉर एम वाई एंड एम जेड। हमने अपने फॉर्मूले को ई वाई और ई जेड की फॉर्म में नहीं अरेंज किया, तो हमें क्या चाहिए इसेंट्रिसिटी चाहिए। तो हमारे पास लोड यहाँ पे लग रहा है इस सेक्शन में, तो हमारे पास इसेंट्रिसिटी ऑफ जेड क्या हो जाएगी ई वाई फ्रॉम जेड एक्सिस, तो ई वाई यहाँ से क्या हो जाएगी -16.54, ई वाई इज इक्वल टू -16.54। और हमारे पास ई जेड क्या हो जाएगी इसेंट्रिसिटी फ्रॉम वाई एक्सिस, तो हमारे पास ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे लोड लगा है, तो कितनी हो जाएगी 26.54, और दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगी नेगेटिव हो जाएंगी, ये भी नेगेटिव में लाई कर रहा है ये भी नेगेटिव लाई कर। अगर हम अपना फॉर्मूला लिख लें तो P बाई ए माइनस एम जेड इंटू आई वाई माइनस एम वाई इंटू आई वाई जेड डिवाइडेड बाई आई वाई इंटू आई जेड माइनस आई वाई जेड होल स्क्वायर प्लस एम वाई इंटू आई जेड माइनस एम जेड इंटू आई वाई जेड डिवाइडेड बाई आई वाई इंटू आई जेड माइनस आई वाई जेड होल स्क्वायर। हमारे पास इस फॉर्मूले को मैंने उसमें नहीं अरेंज किया, मतलब ई जेड और ई वाई के फॉर्म में नहीं अरेंज किया क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले फिर ज्यादा हो जाएंगे। हमारे पास हमें इसको इसी सूरत में रखते हैं कि हमारे पास ये फॉर्मूले क्या होंगे मिनिमम हो। हमारे पास जब हम अनसिमेट्रिकल बेंडिंग पढ़ेंगे तो उस केस में हमारे पास यही हमारा मेन फॉर्मूला यूज होगा, तो हम फॉर्मूले को मिनिमम रखना चाह रहे हैं, मिनिमम फॉर्मूले से मैक्सिमम क्वेश्चन पे। तो इस केस में हम एम जेड फाइंड कर देंगे कि एम जेड हमारे पास क्या है, एम जेड मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू पी into EY. mz is equal to P into EY. For P into eccentricity from z axis is EY and z axis के बाद जब भी मूवमेंट आती है हम उसको माइनस के साथ लिखते हैं, हमने पहले डिस्कस किया है। और my is equal to P into EZ, और यही हम इधर से इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर देंगे और हम इसमें पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। P भी नोन है, A भी नोन है, P को हम न्यूटन में पुट करेंगे 10 किलो न्यूटन, तो हमारे पास 10,000 न्यूटन हो जाएगा। एम जेड आई वाई, एम जेड हमारे पास इधर से आ जाएगा माइनस पी इंटू ई वाई माइनस 10,000 इंटू ई वाई हमारे पास कितना है -16.54, और ई जेड इस तरह हम सब कुछ जब पुट करेंगे इसके साथ हमारे पास यहाँ पे z आएगा और यहाँ पे हमारे पास y आएगा। इसमें हम y और z नहीं पुट करेंगे, हम सिर्फ बाकी टर्म पुट वो करेंगे, हमारे पास बाकी टर्म्स पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन बन जाएगी y z में, जो कि हमारे पास -7.692 प्लस 0.718 y प्लस 0.718 y प्लस 1.282 z प्लस 1.282 z, ये हमारे पास आ गई कंबाइंड स्ट्रेस इक्वेशन। इसमें हम y और z की इक्वेशन y और z की वैल्यू पुट करते जाएंगे। इस कॉर्नर पे अगर स्ट्रेस चाहिए तो इस कॉर्नर का y और z, अगर इस कॉर्नर पे चाहिए तो इसका y और z, जिस कॉर्नर पे भी चाहिए हम उसका y और z पुट करते जाएंगे।
और जैसे ही हम ये इक्वेशन निकालते हैं फिर उसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट करना। तो न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट करने के लिए हमें इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में अरेंज करते हैं। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर न्यूट्रल एक्सिस सिग्मा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये वाली टर्म इस तरफ आ जाएगी 0.718y प्लस 1.282 z इज इक्वल टू 7.692। सबको हम डिवाइड कर देंगे 7.692 7.692 7.692। फिर हम इसको अरेंज कर देंगे 1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 7.692 डिवाइडेड बाई 0.718 प्लस z डिवाइडेड बाई 7.692 डिवाइडेड बाई 1.282 इज इक्वल टू 1 हो गया, इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 10.71 प्लस z डिवाइडेड बाई 6। अब हमारे पास इस इक्वेशन को क्रॉस चेक किया जा सकता है। जब हमारे पास EY और EZ दोनों नेगेटिव हो तो ये हमारे पास इनके इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव आएंगे। इनमें से अगर एक नेगेटिव हो तो हमारे पास उसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा, अगर वो हमारे पास पॉजिटिव हो तो उसका इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा। अब हमारे पास जैसे ये हम इसको इस पे मार्क कर देते हैं, हमारे पास क्या है, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 10.71, यानी कि हमारे पास ये है तो इधर से 10.71 लेट्स एज्यूम यहाँ पे आता है, और हमारे पास z इंटरसेप्ट इज 6 यहाँ पे आता है, ये इधर आ रहा है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, हमारी न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगी। ये हमारे पास z इंटरसेप्ट और ये हमारे पास y इंटरसेप्ट। इसके बाद हमारे पास हमने क्या करना है, स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम ड्रा करनी है। तो उसके लिए हमारे पास तमाम पॉइंट पे स्ट्रेस होना लाजमी है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। हम इस पे स्ट्रेस किस तरह फाइंड करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं दो कॉर्नर पे फाइंड करता हूँ और फिर उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। हमारे पास इसकी इक्वेशन अभी हमने डायरेक्ट की है, सिग्मा इज इक्वल टू -7.692 -7.692 प्लस 0.718y और y प्लस 1.282z। अब लेट्स एज्यूम मुझे इस कॉर्नर पे चाहिए स्ट्रेस, इसको मैं बंद कर देता हूँ, मुझे इस कॉर्नर पे स्ट्रेस चाहिए। तो सबसे पहले मुझे इस कॉर्नर पे y और z की वैल्यू फाइंड करनी होगी। z हमारे पास पॉजिटिव है, कितना है इस कॉर्नर पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस z, y इज इक्वल टू 43.46 कॉमा y यहाँ से यहाँ तक का कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नेगेटिव है -26.54। अब मैंने क्या करना है, सिंपल इनको इसमें पुट करना है। सिग्मा इज इक्वल टू -7.692 प्लस 0.78, y की जगह मैंने क्या पुट करना है, y की जगह -26.54 और z की जगह पुट करना है 43.46। तो इससे हमारे पास जो आंसर आते हैं, जो भी आंसर आएंगे हमारे पास y स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी 28.97। सेम यही प्रोसीजर हम फाइंड करेंगे इसके लिए। इस कॉर्नर पे हमारे पास z की वैल्यू सेम रहेगी 43.56, लेकिन y की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब 10 माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी, y इज इक्वल टू -16.54 हो जाएगा। और इस पे जब हम स्ट्रेस फाइंड करेंगे z इक्वल टू 43.56 एंड y इक्वल टू -16.54, तो हमारे पास स्ट्रेस आ जाएगा 9.49। सिमिलरली हमारे पास इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास इसके आ जाएंगे -16.54, z हमारे पास नेगेटिव में लाइक कर रहा है -16.54 और y हमारे पास आ जाएगा -26.54। z इज इक्वल टू -16.54 एंड y इक्वल टू -26.54। तो स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -47.95। ये मैं क्या कर रहा हूँ, जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला, इसके लिए हमारे पास z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी z इज इक्वल टू -16.54 में से 10 निकालने, इधर तक -16.54 है तो 10 निकालेंगे तो -6.54 और y हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस कॉर्नर के लिए 26.54 यहाँ तक है, उसमें से 10 निकालेंगे 26.54 यानी कि y इज इक्वल टू -16.54। तो इस कॉर्नर पे हमारे पास स्ट्रेस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसे मैंने 1 कहा, इसे 2 कहते हैं, देन 3 एंड देन 4, 1 2 3 और 4। तो इसमें हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी z इक्वल टू -16.54 एंड y इक्वल टू -16.54, 27.95।
सिमिलरली हम इस कार्नर पे भी फाइंड कर सकते हैं और इस कार्नर पे भी फाइंड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम को ड्रा करना है, जो कि हम ड्रा करते हैं। इसी तरह हम इस कार्नर पे भी स्ट्रेस फाइंड कर देंगे, इस कार्नर पे भी स्ट्रेस फाइंड कर देंगे, और फिर हमारे पास स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम के लिए हमें क्या करना है, उन कार्नर पे जो भी स्ट्रेस आ रहे हैं उनको प्लॉट कर दें। इस डायग्राम को हम कुछ इस तरह बनाएंगे, फिर ये और ये हमारे पास जो भी स्ट्रेस आ रहा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है हमने इसको इस तरह लोकेट करना है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो इस तरह लोकेट करना है। जो भी स्ट्रेस आ रहा है हमने क्या करना है, उसको फिर इसी हिसाब से क्या करना है, प्लॉट करना है। इसकी हम प्लॉट हुई पिक लगा देंगे, हमने स्ट्रेस निकाले हुए हैं, सिर्फ हमारे पास ये 2 स्ट्रेस भी निकालने और इसकी डायग्राम की पिक हम साथ अटैच कर देंगे।